हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं यूट्यूब पे नहीं आ पा रहा था। आज मैं फाइनली सोच लिया हूं कि अब मैं आप लोग का जो कोर्स था थर्ड ईयर का, जो मैं बोला था करवाऊंगा, वो 100% मैं करवाऊंगा अब। और मैं अपना जगह पे आ चुका हूँ, अपना सेटअप पे आ चुका हूँ, घर छोड़ चुका हूँ। तो दोस्तों, अब जो अपना लोग की जो ऑनर्स पेपर है, पेपर 5, 6, 7, 8, तो मैं इसको करवाऊंगा। पेपर 5 और 6 तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। वो मॉडर्न हिस्ट्री की जो मेरी चैनल है, इस पर आप प्लेलिस्ट खोलिएगा तो वहाँ मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ पार्ट है, 18-19 पार्ट में उसको बनाए थे, वो करवा चुके हैं। कुछ पार्ट, 1-2 पार्ट और होगी, वो मैं करवा दूंगा। अब बात रही पेपर 7 और पेपर 8 की, तो दोस्तों इसमें 4 पेपर है, तो हमको ऑप्शनल है, इसमें 2 पेपर मार्क्स चूज करना है। तो मैं आप लोग को इसमें कराऊंगा चाइना एंड जापान और रशियन हिस्ट्री। रूस का इतिहास पढ़ाएंगे और चाइना एंड जापान करवाएंगे। क्वेश्चन भी करवाएंगे और क्वेश्चन का आंसर भी करवाएंगे। दोस्तों, अगर आप कहीं अपने घर में फंसे हो या बुक नहीं ले पाए हो, आप मेरे चैनल के माध्यम से आराम से आसानी से तैयारी कर सकते हैं। कोई इशू नहीं आएगी दोस्तों। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप अच्छे से ईमानदारी से मेरे चैनल से आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बेटर कर पाइएगा। ये इसका मैं गारंटी देता हूं। बस आपको नोट्स बनाना है, जो अगर नहीं किताब है, उसके बावजूद अगर किताब ना हो तो आपको नोट्स तैयार करना, या नहीं भी करना है तो अच्छे से मेरी बातों को सुन लेना। एक कहानी के तौर पे हम बताएंगे, उसको माइंड में आपको एडजस्ट करना है, और एडजस्ट कर लीजिएगा तो एग्जाम में जाके आराम से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर 8 का। 7 और 8 का है ना पेपर, हम 8 का बात करेंगे। उसमें रशियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको, रूस का इतिहास। आज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आप लोगों को। जिस क्वेश्चन है ये कि पूर्वी समस्या को समझाए, पूर्वी समस्या का या अर्थ बताए। पूर्वी समस्या में जो रूस की जो अपनी नीति अपनाई, रूस की क्या नीति थी, उसका विश्लेषण करे। दोस्तों, ये क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में 100% आने की संभावना है। नहीं भी 100% बोल रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि पिछले बार जैसे मैंने सेकंड ईयर में बताया था तो 10 क्वेश्चन बताया था, तो मैंने 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन वो आ ही गई थी एग्जाम में। तो इस बार भी मैं जो 10 क्वेश्चन उठाऊंगा, जो 100% बताऊंगा जिसके बारे में, तो 5 क्वेश्चन जरूर मिलेगी। 10 नहीं सर, 15 भी उठा सकते हैं, या पूरा का पूरा क्वेश्चन भी करवा सकते हैं, क्योंकि इस बार टाइम है, पिछले बार टाइम नहीं थी। तो मैं दोस्तों, अपने मेरे चैनल पे अगर जुड़े नहीं है तो मेरे चैनल को जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं मेरे चैनल से कर सकते हैं। अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी तैयारी हम करवाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों, ज्यादा टाइम अब नहीं लेंगे, आइए अपने क्वेश्चन के ऊपर, अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज का क्वेश्चन है, पूर्वी समस्या क्या है, पूर्वी समस्या को समझाए, उसके अर्थ को बताए, रूस की नीति को बताए। दोस्तों, पहले तो हम, जैसे पूर्वी समस्या पूछ रहा है, तो पूर्वी समस्या का अर्थ को बताएंगे। अब थोड़ा यहाँ से चलो समझाएंगे आपको। पूर्वी समस्या का अर्थ क्या था दोस्तों? पूर्वी समस्या का जो उत्पत्ति हुई है, ये जो उत्पन्न होता है, यह तुर्की साम्राज्य के पतन के बाद होता है। तुर्की एक छोटा सा देश था, जिसको कि यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, पढ़े होंगे आप लोग 10th क्लास में। तो दोस्तों, जब तुर्की का जैसे ही पतन होता है, उस पे जो यूरोप में जो महाशक्ति, जो वर्चस्व वाले देश होते हैं, जो अपने आप के बाहुली समझते हैं, सभी आपस में टकराते हैं। क्यों? कि तुर्की जो मतलब कि पतन हो गया, उसके जो रिक्त स्थान रह गए हैं, उस पे अपना भाग, उस भाग पे कब्जा करने के लिए सभी अपना अधिकार जताने लगते हैं। उसी अधिकार जताने के चलते ये सभी आपस में टकराव होती है, आपस में समस्या उत्पन्न होती है, और उन्हीं समस्याओं को इतिहासकार ने पूर्वी समस्या कह दिया। अब इसमें दोस्तों खास करके 4 देश की मतलब कि वर्णन क्या गया है पूर्वी समस्या में। इसमें फ्रांस थी, इंग्लैंड थी, ऑस्ट्रेलिया थी और रूस थी। जो सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी अगर किसी देश की थी, वो रूस की थी, क्योंकि रूस चाह रहा था कि अपने एक विस्तारवादी नीति को अपना के, साम्राज्यवादी नीति को अपना चाह रहा था कि हम यूरोप के साथ साथ एशिया में भी अपना झंडा का परचम लहराए। वो चाहता था कि एशिया में अपना भी विस्तार करे। एशिया में उसको विस्तार करने के लिए दोस्तों तुर्की देश को अपने हैंडल में करना था उसको, क्योंकि तुर्की में जो दोस्तों थे डार्डेनेल्स और बेस्फोरस, 2 जलदमरू मध्य थी, जो काला सागर के पास थी, वो उसी के मतलब अंदर आते हैं। वो चाहते थे, वो डार्डेनल्स और बोस्फोरस चाहते थे कि अपने कब्जा में कर लेने के लिए, क्योंकि रूस के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करते थे, जहाजों का आवागमन हुआ करते थे, आयात निर्यात हुआ करते थे, उसी के माध्यम से हुआ करते थे। इसलिए रूस चाहते थे कि उसको अपने कब्जा में कर ले। और इंग्लैंड चाहते थे तुर्की जो भी भाग अफ्रीकी में पड़ता है उसको अपने कब्जा में करे। फ्रांस चाहते थे मिस्र और सीरिया को अपने, जो तुर्की के साइड में पड़ता है, तुर्की के भाग में पड़ता था, उसको अपना कब्जा में करे। और ऑस्ट्रिया चाहता था कि दक्षिण पूर्वी भाग में जो अपना साम्राज्य का विस्तार चाहता था। ये चारों देश आपस में टकराने के कारण समस्या उत्पन्न हुई। इसी को इतिहासकार पूर्वी समस्या बतलाया। दोस्तों, आप यही बता सकते, यही चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने भाषा में भी कर सकते हैं, या अपने तरीका से भी लिख सकते हैं। पूर्वी समस्या में ये सारी बात आएगी। अब पूर्वी समस्या लिखने के बाद आप पैराग्राफ चेंज करके, नहीं तो फिर हेड पॉइंट दे करके आप लिख सकते हैं रूस की नीति, या पूर्वी समस्या में रूस की नीति देके डैश करके आप आगे लिख सकते हैं रूस की क्या नीति रही
पूर्वी समस्या में। दोस्तों रूस तो सबसे महत्वाकांक्षी अगर देश किसी को कहा जाए उस पूर्वी समस्या को उत्पन्न करने में वो रूस था, क्योंकि रूस की अभिलाषा थी कि तुर्की का पूर्ण रूप से दमन करना, पूर्ण रूप से पतन करना, क्योंकि वो चाह रहा था कि तुर्की किसी तरह से दब जाए और तुर्की पे जो जलडुमरुमध्य है उस पर मेरा कब्जा हो जाए, क्योंकि उसके जितने भी समुद्री जहाज बेड़े थी, जितने भी आयात निर्यात होती थी, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या करते थे, सभी वही डार्डेनिल्स और बॉस्फोरस जलडमरुमध्य से होकर के गुजरता था। रूस आता था कि हम काला सागर को जैसे ही कब्जा करेंगे उस पर, डार्डेनिल्स और बॉस्फोरस पे, उसके होते हुए हम एशियन सागर पहुंचेंगे और जैसे ही एशियन सागर में हम एंट्री करेंगे फिर पहुंचेंगे भूमध्य सागर। लेकिन दोस्तों भूमध्य सागर जाने का मतलब है कि पूरा एशिया में वो अपना विस्तार कर लेना, एशिया में अपना व्यापार का बहुत तेजी से उसका विस्तार हो जाता अगर जैसे वो भूमध्य सागर में एंट्री करता। इससे दोस्तों प्रॉब्लम इंग्लैंड को थी कि वो भूमध्य सागर में अगर एंट्री करता है रसिया तो यहाँ समस्या इंग्लैंड को होती, क्योंकि उस टाइम इंग्लैंड का उपनिवेश था भारत, और चाहता वो भारत साम्राज्य को, उसके साम्राज्य को खतरा था। इसी कारण वो चाहता था कि रूस ऐसा नहीं करे। लेकिन रूस तो अपना, कोई भी है दोस्तों अपने स्वार्थ के लिए अभी जानवे करते हैं, कोई आम आदमी भी है तो अपने स्वार्थी होते हैं। बहुत कम ऐसे आदमी मिलेंगे जो दूसरे के प्रति भी अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने के लिए प्रयत्न रहते हैं, लेकिन अधिकतर स्वार्थी ही रहते हैं। रूस चाहता था कि नहीं, मेरा खुद का व्यापार बढ़े, मेरा साम्राज्य का विस्तार हो, इसलिए वो रूस का पतन चाहता था। अपने रूस को खंडर बना करके एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करना चाहता था रूस। इसी के लिए फायदा उठाने के लिए रूस के कुछ आदमी को भी भड़काए, उसको एक द्वीप थे बाल्कन द्वीप, वहां के लोगों में कुछ भड़काव पैदा किया, जिस कारण से वहां पे स्वतंत्रता के लिए तुर्की के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। क्योंकि वहां उस टाइम साइबेरिया और यूनान में भी कुछ मतलब हलचल मच गई थी, जिस कारण से वहां के लोग, और जो बाल्कन प्रायद्वीप थे दोस्तों, उसमें जो वहां के लोग थे वो स्लाव जाति के थे और रूस के भी स्लाव जाति के थे, आपस में मिलती जुलती हो गई और वो लोग ईसाई धर्म के मानने वाले थे। इन्होंने जातिवाद का जाल बिछा करके अपने राजनीतिक हस्तक्षेप किया। कौन? रसिया ने किया और यह सक्सेस भी पाया। और इस प्रकार से दोस्तों जैसे ही 19वीं शताब्दी की प्रारंभ होती है, जिस पर चारों तरफ से दबाव आने लगता है, तुर्की कमजोर होने लगती है। और जैसे और उसमें क्या होता है दोस्तों, मेन समस्या क्या होती है, डार्डेनिल्स और बॉस्फोरस ये दोनों जलडमरू के लिए रूस जो तुर्की पे दबाव बनाने लगता है तो उस और तुर्की की समस्या और जटिल होने लगती है, जिस कारण से रूस 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही कमजोर होने लगती है। इसी कमजोर का फायदा उठा करके रूस और अपना वर्चस्व बढ़ाने लगता है। एक तो बाल्कन द्वीप जो था दोस्तों, वो लोग आंदोलन कर बैठे, ऊपर से तुर्की कमजोर होने लगा, तो तुर्की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने एक एड्रियानोपुल की संधि कर ली, जिसके तहत यूनान की स्वाधीनता को स्वीकार कर ली थी। वो यूरोप और पश्चिमी राष्ट्रों को वो धोखा देने के लिए सोच रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन रसिया चाहता था कि तुर्की का पूर्ण रूप से पतन करे, ताकि हम, मेरा जो भी बाधा हो, हम भूमध्य सागर में जाने के लिए, मेरा व्यापार को बढ़ाने के लिए मेरे रास्ते में कोई भी कांटा नहीं रहना चाहिए। वो कांटा थी तुर्की, क्योंकि तुर्की का कब्जा था डार्डेनिल्स और बॉस्फोरस के ऊपर। वो चाहता था कि पूरी तरह से हट जाए, पूरी तरह से उसकी पतन हो जाए। इसी के ख्वाब में रूस उसके ऊपर हमेशा दबदबा बनाए रखता था। इसी के बीच में दोस्तों एक मेहमत अली था, उन्होंने 1831 से 41 के बीच में उसका कार्यकाल था। उस बीच में एक घटना ऐसा विद्रोह किया जिस कारण से उस टाइम जो भी पूर्वी देश थे, वो यूरोप में कोई भी जो राष्ट्र थे, सभी का ध्यान आकर्षित किया तुर्की की ओर। तुर्की की ओर करने के बाद उस टाइम यूनान की जो स्वतंत्रता की आंदोलन चली दोस्तों, उसमें मेहमत अली ने इसका 1831 ईस्वी में तुर्की के सुल्तान को मदद दिया था, और उसके बदले में उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इनाम दूंगा। लेकिन मदद तो कर दिया, जब वो सफल हो गया तुर्की के सुल्तान ने उन्हें कोई इनाम नहीं दिया। इनाम नहीं देने के कारण उसके क्रोध में आकर के मेहमत अली ने तुर्की के खिलाफ 1832 ईस्वी में सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी और सीरिया का प्रदेश देने का वचन दिया था कि मैं सीरिया का प्रदेश आपको दे दूंगा, लेकिन सीरिया का प्रदेश उन्होंने नहीं दिया। इसी के विरोध में आकर के उन्होंने सैनिक कार्रवाई 1832 ईस्वी में शुरू कर दी। कौन दोस्तों? मेहमत अली। जब शुरू कर दी, अब इसके पास ऑप्शन नहीं था, अब क्या करे, तो इन्होंने जाके इंग्लैंड से मदद मांगी, मेरा मदद कीजिए और मेहमत अली को रोकिए। लेकिन इंग्लैंड ने साफ साफ मना कर दिया। फिर उनके बाद वो फ्रांस के पास गई और फ्रांस से भी विनती की, उन्होंने भी साफ साफ मना कर दिया। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब न चाहते हुए भी वो कौन, तुर्की का सुल्तान रसिया के पास गया, और रसिया तो यही चाहता था, कब मेरे पास है, वो झोली खिला के नहीं कहता कि मछली के लिए वो जाल बिछा के रखो, आएगी और फंस जाएगी। रसिया इसी इंतजार में था कि मेरे पास है। जैसे ही गया, बोलने की देरी थी, जैसे ही सुल्तान ने बोला और तुरंत तैयार हो गया, उसकी तुरंत बात मान ली। और बात मानते ही 1833 ईस्वी में दोस्तों जितने भी अपने समुद्री जहाज, बेड़े, युद्धपोत थे, सभी जो था कुस्तुनतुनिया के पास भेजवा दिए और उस सैनिक कार्रवाई को रुकवाने की अपनी जोर शोर से कोशिश करने लगे। रसिया इसका फायदा उठा लिया, और जैसे ही देखा कि इंग्लैंड ने देखा कि रसिया पूरी तरह से अब तुर्की के साथ हो चुके हैं, अब इनको डर हो गया, अब उसका भूमध्य सागर में एंट्री हो जाएगा, मेरा साम्राज्य जो भारत से साम्राज्य है वो खतरा में पड़ जाएगा। वो बड़े चिंतित हो उठे। इंग्लैंड ही नहीं बल्कि फ्रांस भी चिंतित हो उठे। उन्होंने, जब उनकी चिंता बढ़ गई, तब
आता है तुर्की के पास, अरे भाई उसको रोको, जो तुम मेहमत अली से प्रॉमिस किए थे उसको वो पार्ट दे दो, काहे तुम उसको इन्वॉल्व किए हो इसमें। लेकिन वो तो अब हो चुकी थी, उनकी मदद ले चुके थे, लेकिन बाद में तुर्की बात मान जाती है, मेहमत अली की जो वचन क्या रहता है उन पे भी वो अटल रहता है और एक संधि अपनाता है, अंकियारा एस्केलेसी की संधि। दोस्तों याद रखिए, अंकियारा एस्केलेसी की संधि अपनाता है, किसके साथ? रशिया के साथ 1833 ईस्वी में। बोले ये तो युद्ध की कार्रवाई थी 41 ईस्वी में, तो 1841 ईस्वी में ये संधि अपनाता है, 1841 ईस्वी में अंकियारा एस्केलेसी संधि। ये संधि के तहत में तुर्की के सुल्तान जो है रशिया को वचन देता है कि जो डार्डेनिल्स और बॉस्फोरस है, जो जलडमरू मध्य है, वो आपके कब्जे में रहेगी, आपके लिए ही खुलेगी। विश्व के में कितना बड़ा भी आर्थिक संकट आ जाए या कोई युद्ध शुरू हो जाए, वो डार्डेनिल्स और बॉस्फोरस जो जलडमरू मध्य है वो किसी भी देश के जहाज के लिए नहीं खुलेगी सिवाय आपके। ये इस पे आपका हक है, सिर्फ आप ही इस होकर के जहाज का आवागमन कर सकते हैं। और ये इससे यह खुश होता है और उसकी बात को स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार से रशिया की जो अपनी मन की इच्छा थी वो उसको मिल जाता है, उसकी अभिलाषा पूरी हो जाती है और रशिया मान भी जाती है। दोस्तों ये संधि होने के बाद 10 साल तक करीब तुर्की में कोई तरह की अशांति नहीं हुई, शांति बनी रही। दोस्तों यही थी रूस की नीति, जो अपनी नीति बिछाई थी, जाल बिछाई थी, वो आखिरकार अंत में हासिल कर ही लेती है। यही थी दोस्तों पूर्वी समस्या में रूस की नीति। मैं आशा करता हूँ ये जो एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा स्पीड में क्या हो दोस्तों, क्योंकि नेट प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे भी MB बहुत कम मिलती है, 2 GB में पढ़ना ही पड़ता है, प्लस आप लोग को बताना ही पड़ता है, इसलिए थोड़ा फास्ट बताते हैं, नहीं तो स्लो भी बता सकते थे, क्योंकि स्लो बताने के लिए नेट चाहिए, वो मेरे पास उतना है नहीं, कम समय में जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनेट का खर्चा होता है इसमें वीडियो बनाने में। इसीलिए कि दोस्तों मैं पर डे आप लोगों को एक क्वेश्चन, पर डे नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे आज रूस के करवाए तो कल जो है आपको, कल नहीं तो परसों आपको हम करवा देंगे चाइना एंड जापान से प्रथम अफीम युद्ध। आप लोग भी तब पढ़ के तैयार रहिएगा और जो मैं बताता हूँ वो पढ़िएगा तो और बेटर होगा आपके लिए। दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मन करता है कि अच्छा से एक्सप्लेन करूँ और अच्छा से वीडियो बनाऊँ, थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी फील करता हूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा प्रथम अफीम युद्ध के साथ।